बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर न्यूट्रिशन के अंदर हमने जो है लास्ट क्लास में एमीबा, हाइड्रा और प्लेनेरिया को डिस्कस किया था। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच जो है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जी, हमने फाइलम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा जो है ये फाइलम होता है जिसमें आप कह लें कि सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, उनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकी बॉडी कैविटी मौजूद होती है, उसमें ब्लड मौजूद होता है और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है। इनके माउथ पर मुख्तलिफ यानी कि एडाप्टेशन हुई हुई होती हैं, कुछ माउथ पार्ट्स बने हुए होते हैं, कुछ इंसेक्ट के अंदर इंजेक्शन की तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, कुछ के अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि वो उनका जो है फूड क्या है, उस फूड को कैच करने के लिए इनके माउथ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इनके हेड में एंटीना लगा हुआ होता है। इनकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये थोड़ा सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का मैंने आपको रिव्यू दिया। वाई? बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म कॉकरोच जो है वो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो हम कॉकरोच को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि तकरीबन आर्थ्रोपोडा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका डाइजेस्टिव सिस्टम सम वॉट कॉकरोच ही की तरह का होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉकरोच का आप डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो या आप फाइलम आर्थ्रोपोडा का डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो, एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो कॉकरोच होता है, सबसे पहली बात, कॉकरोच जो होते हैं दे आर ओमनीवोरस। हमने पढ़ा है कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें मैंने आपको बहुत सारी टाइप्स बताई थी। वन ऑफ देम इज हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो सिर्फ पौधे खा रहे होते हैं। कार्निवोरस उनको कहा जाता है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जबकि ओमनीवोर्स उनको कहा जाता है जो गोश्त और सब्जियां दोनों खा रहे होते हैं। इंसान ओमनीवोर्स होता है क्योंकि हम सब्जियां भी खा रहे होते हैं, फल और सब्जियों की सूरत में हम प्लांट्स को खाते हैं, जबकि गोश्त की सूरत में हम मीट खा रहे हैं, तो हम ओमनीवोर्स होते हैं। कॉकरोच भी ओमनीवोर्स है। कॉकरोच भी अक्सर आपको जो है, कॉकरोच जो है वो पत्तों के पत्ते खाता हुआ नजर आता है। तो बाज़ औक़ात जो है ये कीड़े मकोड़े, कोई जानवर मर जाता है तो उन कॉकरोचेस उन जानवरों पर आ जाते हैं और उन जानवरों को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मीट भी खा रहे हैं और पत्ते भी खा रहा है, सब्जियां भी खा रहा है। तो दैट इज वाई दे आर ओमनीवोरस। तो ये ओमनीवोरस होते हैं कॉकरोच। अच्छा, इनके पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। हमने पढ़ा था, जो पिछला हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा ना, प्लेनेरिया, उसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम था, लेकिन उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो सेक लाइक था। हमने पढ़ा है 2 टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, एक सेक लाइक होता है, एक ट्यूब्यूलर होता है। सेक लाइक को आप इनकम्प्लीट भी कहते हो और ट्यूब्यूलर को आप कंप्लीट भी कहते हो। सेक लाइक के अंदर खाली एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माउथ, और वही माउथ होती है, वही एनस होता है, यहीं से इंजेक्शन होता है, यहीं से डाइजेशन होता है, ओ सॉरी इजेक्शन होता है। जबकि ट्यूब्यूलर जो होता है उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम मानते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, पूरी एक ट्यूब की तरह होता है जिसका एक सिरा माउथ कहलाएगा और एक सिरा जो है एनस कहलाएगा। तो इंजेक्शन अलग जगह से हो रही होती है, डाइजेशन अलग जगह से हो रही होती है। तो ये जो कॉकरोच है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेनेरिया से अच्छा हो गया, क्योंकि प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम सेक लाइक था, इनकम्प्लीट था, जबकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब्यूलर है और कंप्लीट है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम चूंकि ट्यूब्यूलर है, कंप्लीट है, इसका मतलब है इसके पास जो ट्यूब होगी, डाइजेस्टिव ट्यूब, उसमें माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। तो यहाँ इसकी ये डाइजेस्ट डायग्राम देखें अगर हम, तो ये जो आपके पास नजर आ रही है ना, ये इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी है इसका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कह लो आप इसको। इसका ये सिरा जो है, ये वाला जो सिरा है, दैट इज कॉल्ड माउथ, जबकि ये जो सिरा है ये इसका एनस हो जाता है। तो यहाँ से ये इंजेक्शन करेगा और यहाँ से ये एग्जेक्शन करेगा, यहाँ से पहली स्टेज होगी, यहाँ से लास्ट स्टेज होगी। So that is why we call the cockroach digestive system a complete one, a tubular one, because it has mouth and anus separated. तीसरी बात, डाइजेस्टिव सिस्टम जब कंप्लीट होता है ना, याद रखिएगा, जब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होती, सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होती। सारा खाने को तोड़कर उसको सिंपल लाने में जो प्रोसेस होता है डाइजेशन, वो सारा सेल से बाहर उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा होता है। ठीक है जी। तो हमारा जो प्लेनेरिया था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था, सेक लाइक था, इनकम्प्लीट था। तो हमें इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर भी डाइजेशन मिलती है और इंट्रा सेलुलर भी मिलती है। फूड बहुत हद तक इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही ब्रेक हो जाता है, लेकिन कुछ पार्टिकल सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल्स के अंदर जाके उनका ब्रेकअप होता है। तो इसलिए इंट्रा सेलुलर भी थी, एक्स्ट्रा सेलुलर भी। लेकिन ये जो ट्यूब्यूलर होते हैं
जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इनको कंप्लीट इसी वजह से कह रहे हो, आप इसको कंप्लीट क्यों कह रहे हो, इसी वजह से कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीटली फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सॉल्युबल मटेरियल। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मिलेगी। ये जो भी खाना खाएगा वो सारा खाना सॉल्युबल फॉर्म में जो आने वाला प्रोसेस होता है यानी डाइजेशन, वो इसके इसी सिस्टम के अंदर हो जाएगा। इसके सेल टूटा टाटा खाना लेते हैं। ठीक है, इनके सेल्स को खाने को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, इनके सेल्स बस वही रिस्पायरेशन वाले तरीके से खाने को ब्रेक करते हैं। तो कॉकरोच क्या है, एक ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब्यूलर है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसकी जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक करें, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ें, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है फोरगट, दूसरा हिस्सा कहलाता है मिडगट, और तीसरा हिस्सा कहलाता है हाइंडगट। ठीक है, हम एनिमल का जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कोई फोरगट मिडगट हाइंडगट नहीं है, हमारे अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, माउथ है, एसोफेगस है, बहुत सारे पार्ट है। लेकिन हम इस कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को आप स्टोमोडियम भी कहते हैं, मिडगट को आप मीसेंटीरोन भी कहते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो कौन सा कलर, रेड कलर सही रहेगा। तो यहाँ तक का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, यहाँ तक का ये है फोरगट। ठीक है, इस फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं ये मैंने मेंशन किए हुए। माउथ, माउथ आता है, ओरल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, एसोफेगस आता है, क्रॉप आता है और गिजर्ड आता है। ये 6 पार्ट्स आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होते हैं ये फोरगट के अंदर पाए जा रहे हैं। माउथ यहाँ पर है जी, ये स्टार्टिंग हिस्सा जो है माउथ होता है, यहाँ पर माउथ होता है। ठीक है जी, माउथ को मैंने यहाँ अलग से दिखाया हुआ ये रहा। ठीक है, और उस माउथ के अंदर जब वो खुलता है तो इस हिस्से पे आपके जो है वो छोटे छोटे से, यहाँ डायग्राम में विजिबल नहीं है। माउथ के फ़ौरन बाद ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी के फ़ौरन बाद जो है वो फेरेंक्स होता है, फिर फेरेंक्स के फ़ौरन बाद ये जो हिस्सा है ये एसोफेगस है। ठीक है जी, फिर ये जो आपको पेयर शेप का नज़र आ रहा है ना, थैला टाइप का, ये है क्रॉप। जबकि ये जो नीचे हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये हिस्सा, ये है गिजर्ड। ठीक है, मैं ब्लैक से कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये रेड तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर, यहाँ इस हिस्से के अंदर ना, इस हिस्से के अंदर तो आपका माउथ, माउथ के पीछे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे फेरिंक्स, सारी इसी चीज़ के अंदर है। उसके बाद फेरिंक्स के बाद ये जो हिस्सा है ये कहलाता है एसोफेगस। उसके बाद ये जो पेयर शेप का हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको आप कहते हो क्रॉप, और फिर ये जो नीचे इतना सा हिस्सा छोटा सा लगा हुआ होता है इसको हम कहते हैं गिजर्ड। ये सारी चीजें मिलके इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा बना रही होती है, जिसको आप कह रहे होते हो फोरगट या स्टोमोडियम। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया फोरगट। ठीक है जी, फिर आता है मिडगट। मिडगट गिजर्ड के बाद से स्टार्ट होता है भाई, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म जो आ रही है ना, ये ट्यूब जो नजर आ रही है आपको, ये पूरी ट्यूब यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ट्यूब के आपको शुरू में भी कुछ बाल नजर आ रहे हैं और आखिर में भी आपको कुछ बाल नजर आ रहे हैं। तो ये जो पूरी ट्यूब है जिसको अब मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ये सब कलर मैं मिटा दूंगा लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिस ट्यूब को मैंने ब्लैक कलर किया है इसको हम कहते हैं मिडगट या ये लिखा हुआ है नाम मिडगट या मिसेंटीरोन। ठीक है, इस मिडगट के शुरू में भी आपको कुछ मोटे मोटे से बाल टाइप के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जी, ये देखें, ये रहे, ये जो आपको नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इसके आखिर में भी कुछ आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग वाले होते हैं जो थोड़े थिक होते हैं उनको हम कहते हैं हिपाटिक सीकम। प्लूलर बोलेंगे तो हिपाटिक, एक बोलेंगे सिंगुलर तो हिपाटिक सीकम, और अगर प्लूलर बोलेंगे सबको मिला के बोलेंगे तो हिपाटिक सीका। ठीक है, ठीक है, हिपाटिक सीका ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का इसका पार्ट है, ये इसको हम मिडगट का हिस्सा मानेंगे हिपाटिक सीकम को। ठीक है, क्योंकि ये डाइजेशन में काम करेगा, ये एंजाइम्स बनाएगा और वो एंजाइम्स जो है फिर वो फूड को ब्रेक करेंगे। तो ये जो हिपाटिक सीकम होता है दैट इज द पार्ट ऑफ मिडगट, ये मिडगट का पार्ट है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ। जबकि ये जो माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ये इसके ब्लड में से फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो भी फिल्टर करता है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देता है कचरा। जो भी कचरा निकालेगा ना ये ब्लड में से, वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम से निकाल के इसी रेक्टम और एनस से निकाल देता है। तो इसलिए ये यहाँ मौजूद है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लिहाजा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मैंने मेंशन नहीं किया हुआ।
ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया इसका फोरगट, शुरू का यानी माउथ से लेकर के गिजट तक का इलाका फोरगट कहलाता है। फिर गिजट के फौरन बाद एक ट्यूब जो आपकी चल रही है, इस ट्यूब को आप कहते हो दूसरा पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, मिडगट या मिसेंटेरॉन। इसमें आपको मिलती है हिपाटिक सीकम, तकरीबन 8 हिपाटिक सीकम्स मौजूद होती है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा हिस्सा यानी कि यहाँ से लेके ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है ना, जो आपकी मालफीजियन ट्यूब्यूल से स्टार्ट होकर बिल्कुल आखिर तक जा रही है, इसको हम कहते हैं हाइंड गट। ये आखिरी हिस्सा होता है हाइंड गट। इसमें ये जो शुरू का पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं इलियम। उसके बाद ये जो लंबा सा ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कोलॉन। फिर ये आखिरी हिस्सा थोड़ा सा थैले टाइप का होता है, बैक का स्टोर करता है ये ज़रा, इसको हम कहते हैं रेक्टम। और फिर रेक्टम का जो सुराग होता है उसको हम कहते हैं एनस। तो ये 4 पार्ट हो जाते हैं, इलियम, कोलॉन, रेक्टम और एनस। ठीक है, तो स्टार्टिंग इलियम, उसके बाद कोलॉन आता है, फिर रेक्टम आता है, और रेक्टम की ओपनिंग को आप एनस कहते हो। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बयान किया है मैंने आपको। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 3 पार्ट हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। शुरू का इलाका फोरगट, बीच का इलाका मिडगट, आखिर का इलाका हाइंड गट। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इसके पास माउथ होता है, उसके बाद जो है माउथ और ओरल कैविटी और फेरिंग्स, वो सारी इस हिस्से के अंदर है सर, यहाँ नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फेरिंग्स भी है, इसकी ओरल कैविटी भी है और इसका माउथ भी है। ये 3 पार्ट पे स्टार्टिंग होते हैं, पहला माउथ, फिर ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद एसोफेगस आता है, फिर ये क्रॉप आता है, फिर ये गिजर्ट आता है, फिर ये मिडगट आता है। मिडगट की स्टार्टिंग में आपको मिलती है हिपाटिक सीकम। फिर मिडगट के बाद आता है इलियम, इलियम के बाद आता है कोलॉन, कोलॉन के बाद आता है रेक्टम, रेक्टम की ओपनिंग को आप कहते हो एनस। ठीक है जी, तो ये इसके पार्ट्स हो गए। अब हम देखते हैं जी किन पार्ट्स में क्या क्या काम हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं डायग्राम को ये सब चीज़ें मिटा देता हूँ, ये जो मैंने इतनी सारी गंद की है। ठीक है जी, अब मैं इसके मिटा दिया। अच्छा, अब स्टार्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें जी, स्टार्टिंग पार्ट क्या है जी, माउथ। माउथ के बाद है ये तरतीब ही है, समझ लें आप। माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट, फिर हिपाटिक सीकम, इलियम और कोलॉन वगैरह वगैरह, तरतीब है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायग्राम पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसके माउथ की बात करते हैं। इसके माउथ को स्टडी करने के लिए आपको इसका हेड देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका हेड है जी कॉकरोच का, ये इसका मुंह होता है। ठीक है जी, इसके मुंह में मैंने आपको बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो कैरेक्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होते हैं ना, इनके हेड के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माउथ पार्ट्स। मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर मुख्तलिफ माउथ पार्ट्स अडॉप्ट हुए हुए होते हैं, और बिकॉज ऑफ द मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मिसाल के तौर पे जो क्या होता है वो मच्छर भी इसी फाइलम से होता है, उसके पास एक माउथ पार्ट डेवलप हुआ होता है स्टिंग, जिससे ये अपने होस्ट को इंजेक्ट करता है और उसका ब्लड ले लेता है। इसी तरीके से बहुत सारों के पास एंटीना मौजूद होता है, मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। क्रैब वगैरह के ऊपर आपने देखा होगा हाथ टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर। तो हम तो खाली कॉकरोच को स्टडी कर रहे हैं, तो ये इस कॉकरोच का हेड है। इस कॉकरोच के हेड में आपको जो काम की चीज़ें नजर आएंगी, द वन इज एंटीना। एंटीना की मदद से अपने फूड को सेंस करता है। 2 एंटीना निकले हुए होते हैं और इन एंटीना की मदद से ये अपने फूड को सेंस करेगा। जहाँ पे इसके पास फूड मटेरियल नज़र आएगा, ये वहाँ अप्रोच कर जाएगा। इस चीज़ के अंदर फूड को सेंस करने के अंदर, फूड को देखने में इसकी कंपाउंड आइज़ भी काम करती हैं। तो ये कंपाउंड आइज़ और एंटीना की मदद से अपने फूड को सेंस करके उसके करीब जाता है। उसके बाद ये हिस्सा जो है ना इसका माउथ है, ये सारा हिस्सा जो है ना इसका, ये सारा हिस्सा ये इसका माउथ है। ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, और ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड माउथ। माउथ से ये इंजेक्शन करता है। अब इसके माउथ में 4 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेब्रम, लीबियम, मैक्सिला और मैंडिबल। लेब्रम जो होता है इसको हम अपर लिप भी कहते हैं, ये वाला हिस्सा लेब्रम कहलाता है। ये वाला हिस्सा लीबियम कहलाता है, लोअर लिप भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस वाले को हम अपर लिप कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ मौजूद है। इसको हम कहते हैं लोअर लिप क्योंकि ये नीचे की तरफ मौजूद है। इन दोनों से ये अपने फूड को पकड़ के रखता है। ठीक है, इन दोनों पार्ट से ये पकड़ता है अपने फूड को, लंबाई के अंदर हॉरिजॉन्टली पकड़ता है। जबकि मैक्सिला और मैंडिबल आपको इस डायग्राम में ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से नजर आएंगे। ठीक है, मैक्सिला ये इसके आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाते हैं मैक्सिला। सिंगुलर मैक्सिलम कहते हैं, और क्योंकि यहाँ 4 है तो मैक्सिला कहेंगे। इसकी मदद से ये अपने फूड को पकड़ लेता है। ठीक है, वो फूड को पकड़ लेता है पहले इधर से, फिर इसको पीछे की तरफ करता है ये, और इस छोटे वाले मैक्सिला की मदद से अपने फूड को पकड़ लेता है। जबकि ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हिस्सा, ये इसका कहलाता है मैंडिबल। इस मैंडिबल की मदद से अपने फूड को तोड़ता है, मस्टिकुएशन, यानी कि इसके अपने फूड को तोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ खा रहा है,
तो अब ये मैक्सिला की मदद से लीफ को पकड़ लेगा, अप्रोच कराता है जी ये मैंडिबल्स की तरफ लीफ को, और फिर इस मैंडिबल्स की मदद से अपने लीफ को तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े इंजेस्ट कर लेता है, अंदर ले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये इसका माउथ हो गया। इसके माउथ में आपको मिलता है एंटीना, इसके माउथ में आपको मिलेगा कंपाउंड आइज विच आर यूज फॉर द सेंसेशन ऑफ द फूड। इसके माउथ पार्ट्स के अंदर आपके पास है लेब्रम, लीबियम, अपर और लोअर लिप, इनसे इनकी मदद से ये फूड को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पकड़ लेता है। उसके अलावा मैक्सिला मिलेंगे आपको, जिनकी मदद से अपने फूड को पकड़ के रखता है। मैंडिबल्स की मदद से अपने फूड के छोटे छोटे से टुकड़े कर करके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ले जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका माउथ हो गया, और इसने अपने माउथ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी मदद से इसने फूड को तोड़कर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करा दिया। ठीक है जी, माउथ के जरिए एंटर हो गया। अब ओरल कैविटी इसके माउथ के अंदर की है। यार डायग्राम में ओरल कैविटी नजर नहीं आ रही, लेकिन हम इंसानों में पढ़ेंगे तो माउथ जैसे कि ये होता है ना, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। सपोज करें ये स्टार्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग है। तो ये हिस्सा जो होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट, इसको आप कहते हो माउथ। और स्टार्टिंग माउथ के बिल्कुल बैक साइड पे जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसको हम कह रहे होते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी होगा, इंसानों में भी है। इंसानों में हम तरह देखेंगे क्योंकि इंसानों में ज़रा बड़ी होती है। तो इसने ये जो फूड खाया है, अभी आपने देखा ना, मैक्सिला की मदद से इसने फूड को पकड़ा, मैक और मैंडिबल्स की मदद से उनको तोड़ के, अब वो फूड पार्टिकल्स यहाँ आ जाते हैं, इस कैविटी में आ जाते हैं। यानी कि किस में आ जाते हैं? ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है इसका ओरल कैविटी। ये है ओरल कैविटी। ठीक है जी, ये मैं डायग्राम की ये मिटा देता हूँ, बकवास चीज़ें लिखी हैं। तो माउथ पढ़ लिया, ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल कैविटी के अंदर इसके पास पाए जाते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है जी? सिलेवरी ग्लैंड। ये इंसानों में भी होता है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड जो है वो, अच्छा ग्लैंड्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको जब इंसान पढ़ेंगे हम तो मैं ज़्यादा और डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल आप नाम पे फोकस करिएगा बस। सिलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं इसकी ओरल कैविटी के अंदर, और सिलेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं जी? एक जूस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवा। सलाइवा खारिज कर देते हैं। सलाइवा के अंदर इंजाइम पाया जाता है। अब सलाइवा के अंदर ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि आप समझ लें जूस बनाते हैं, और उस जूस के अंदर इंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उनको उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ग्लैंड्स। अच्छा, अब इनके अंदर जो है सलाइवा पाया जाता है। सिलेवरी ग्लैंड जो है ये कौन सा जूस बनाएगा? ये बनाता है सलाइवा। उर्दू में आप इसको कहते हो थूक। और सलाइवा के अंदर जो इंजाइम पाया जाता है उसको हम कहते हैं एमाइलेज। ठीक है जी, एमाइलाइज भी कहते हैं इसको, हम पिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अभी एमाइलाइज कहेंगे। तो ये सिलेवरी ग्लैंड जो है ये इसने जूस बनाया सलाइवा, और जो कहाँ आ जाता है? जो, अरे वो डायग्राम मिटा दी, जो ओरल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, वही ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी, ये माउथ है और ये है ओरल कैविटी। अब इसके अंदर फूड तो था पहले से मौजूद, और सिलेवरी ग्लैंड ने क्या बना दिया जी? सलाइवा। सलाइवा भी आ गया अंदर। अब सलाइवा का दो काम होते हैं जी। एक तो ये आपके फूड को ज़रा नरम करता है, उसको बॉल शेप में ले आता है, बोलस कहते हैं उस बॉल शेप को। और दूसरा काम, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। मैंने अभी आपको ऊपर भी रिपीट में भी बताया था, एमाइलेज जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पर इसकी कार्बोहाइड्रेट जो है ना फूड की, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओरल कैविटी। तो पहले इसने माउथ के जरिए अपने फूड को इंजेस्ट कर लिया, और जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो गई। ओरल कैविटी के अंदर एक सब्सटेंस है सलाइवा, जिसको सिलेवरी ग्लैंड ने बनाया। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है एमाइलेज, और एमाइलेज ने फूड में से कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज के अंदर। ठीक है जी, अभी ये नाम मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है जी, उसके बाद ओरल कैविटी की बिल्कुल बैक साइड पे फेरेंक्स होता है, और फेरेंक्स एक कुछ भी नहीं है, बस एक ट्यूब टाइप का है फेरेंक्स। ठीक है, एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। ये इंसानों का जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल्स देख लेंगे। ठीक है, इंसानों में ये सब चीज़ें होंगी तकरीबन। वहाँ क्रॉप नहीं होता, वहाँ स्टमक होता है, फेरेंक्स होगा, एसोफेगस होगा, तो वहाँ ज़रा और डिटेल में देखेंगे। यहाँ से आप यूँ कह लें कि जी ये ओरल कैविटी के बाद जो आता है हिस्सा उसको आप कहते हो फेरेंक्स। अब फेरेंक्स एक ट्यूबुलर टाइप का होता है, इसका कुछ भी काम नहीं है, बस ये सिर्फ आपके खाने को यानी कि कॉकरोच के खाने को ओरल कैविटी से लेकर आगे एसोफेगस तक देता है। उसके बाद एसोफेगस आता है जी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एसोफेगस ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है बकायदा, ये आपका एसोफेगस है। ये भी ट्यूब है जी, जो फेरेंक्स ने काम किया वो इसने काम किया। इस एसोफेगस के अंदर से जो है फूड पार्टिकल जो है ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आएंगे? क्रॉप तक आ जाते हैं। ठीक है, तो फेरेंक्स से जो फूड आया अब वो एंटर होता है एसोफेगस में।
एसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब है, और ये एसोफेगस जो है ये आपके फूड को कहाँ तक लेकर आता है, ये लेकर आएगा क्रॉप के अंदर। अब आते हैं क्रॉप की तरफ। अब क्रॉप का, अब ये क्रॉप जो जैसे इंसानों में हमारे जो है ना वो होता है स्टमक, इस तरह का किरदार अदा करेगा ये क्रॉप। क्रॉप जो है ये पेयर शेप ऑर्गन होता है, और इसकी वॉल ज़रा बड़ी मोटी होती है, थिक वॉल, सॉरी पतली वॉल होती है इसकी। मैं इसकी कहीं लिखूँ करेक्टर, या सिर्फ ज़बानी, चल यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। पेयर शेप है जी ये, एक बात पेयर शेप है ये, और पतली वॉल होती है इसकी, थिन वॉल्स होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं। तो पतली वॉल का मतलब हो गया ये खाने को फिजिकली नहीं तोड़ेगा, यानी वो जो कहते हैं ना मैकेनिकल डाइजेशन, ये मैकेनिकल डाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन गिजर्ट करता है, ठीक है। और अब इसका काम क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन चूंकि गिजर्ट की बात आ गई तो मैं गिजर्ट भी बता देता हूँ। अब क्रॉप से नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है वो है गिजर्ट। गिजर्ट के पास होती है थिक वॉल। गिजर्ट की जो है वो थिक वॉल्स होती हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो ज़रा मोटी मोटी होती हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो गिजर्ट होता है ना इस पे क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है, लाइनिंग विद क्यूटिकल। जो प्लांट में क्यूटिकल होता है ना जो कि एवापोरेशन को रोकता है, तो इसी तरह का क्यूटिकल होता है, लेकिन इस क्यूटिकल वो बिल्कुल प्लांट वाला क्यूटिकल नहीं होता, ये इसकी जो क्यूटिकल चढ़ी हुई होती है ये कुछ इस तरह की होती है, नोकीली नोकीली बन जाती है, ठीक है। गिजर्ट पे जो क्यूटिकल चढ़ी हुई होगी ना, ये गिजर्ट है सपोज करें, अब इस पे जो क्यूटिकल चढ़ी हुई होगी तो ऐसे नोकीली सी बन जाएगी, और ये जो नोकीली बनी है ना ये तीत कहते हैं हम इनको, ये तीत का काम करेगी, यानी कि खाने को ना फिजिकली तोड़ेगी, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। तो ये जो क्यूटिकल है ये किस तरह लाइनिंग हुई होगी, इन द फॉर्म ऑफ टीथ, इन द फॉर्म ऑफ टीथ, ठीक है जी। अब मैं दो पार्ट एक साथ पढ़ रहा हूँ, क्रॉप और गिजर्ट। तो क्रॉप जो है जो हमारे पास एसोफेगस से फूड था वो हमारे पास आया किसमें, क्रॉप में। क्रॉप एक पेयर शेप होता है लेकिन जरा बड़ा होता है, थैला होता है, सेक लाइक, अंदर से खोखला, लेकिन इसकी वॉल होती है पतली। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है गिजर्ट। गिजर्ट छोटा है, ये आपको डायग्राम में अगर देखना है तो ये हिस्सा जो है ये गिजर्ट है, ये हिस्सा, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये गिजर्ट है। गिजर्ट छोटा सा होता है लेकिन इसकी वॉल ज़रा मोटी होती हैं, निस्बतन क्रॉप के तो ज़्यादा मोटी होती हैं। और दूसरी बात, इन पे क्यूटिकल की लेयर चढ़ी हुई होती है, लेकिन क्यूटिकल की जो लेयर है वो ज़रा नोकीली दाने दाने टाइप की चढ़ जाती है, जिससे ये जो दाने दाने बने हुए होते हैं ये तीत की तरह का काम करते हैं। तो जाहिर बात है फिर इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि गिजर्ट का काम क्या है, ये आपके फूड को फिजिकल ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये जो कॉकरोच का फूड आया ना ये गिजर्ट के अंदर जाके फिजिकली टूट टूट के छोटे हिस्सों में टूट जाता है। जबकि इन दोनों का काम है क्या, नीचे ये दोनों एंजाइम नहीं बनाते, ये दोनों एंजाइम नहीं बनाते, एंजाइम्स इनमें आते हैं कहाँ से, हेपाटिक सीकम और मिडगट। हेपाटिक सीकम और मिडगट जो है वो एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि नीचे है, मिडगट का पोर्शन है, ये रहा, ये हेपाटिक सीकम है और ये मिडगट है, ये दोनों एंजाइम्स बनाएंगे। और वो एंजाइम्स जो है वही होंगे आपके, एक तो यानी कि ट्राइप्सिन और लाइपेज, प्रोटीन ब्रेक करने वाला और लिपिड्स ब्रेक करने वाला। और वो दोनों एंजाइम्स ट्रैवल करते हुए गिजर्ट से होते हुए क्रॉप में आते हैं। क्रॉप में आते हैं, क्रॉप में ऊपर से क्या आया, खाना आया जी, एसोफेगस से फूड आ गया यहाँ पर, और फिर ये जो हिपाटिक सीकम है और मिड गट है यहाँ से आ गए दो एंजाइम। अब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, आपके इस फूड को ब्रेक करेंगे, और आप पहले तो कार्बोहाइड्रेट तो टूट चुकी है, अब प्रोटीन भी ब्रेक हो जाएगा और लिपिड्स भी ब्रेक हो जाएगा, फूड डाइजेस्टिक फॉर्म में आ गया, फूड जो है वो सिंपल फॉर्म में आ गया। फिर जब ये खाना क्रॉप से उतर के गिजर्ट में आता है तो फिजिकल ब्रेक डाउन भी हो जाएगा उसका, जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो खाना जो है वो फिजिकली भी टूट चुका है और उसको एंजाइम्स ने उसके केमिकल कंपोजिशन भी तब्दील कर दिए। अब आपके फूड जो है वो मुकम्मल हो गया डाइजेशन, अब वो एब्जॉर्प्शन के काबिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास माउथ से खाना एंटर हुआ, ओरल कैविटी में आया, सिलेवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम होता है एमाइलेज, उसने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करा। फिर वहां से फेरिंग्स, फेरिंग्स से एसोफेगस में आया, एसोफेगस से क्रॉप में आता है, क्रॉप में आके थोड़ी देर स्टे करेगा, इतने में हिपाटिक सीकम और मिड गट अपने एंजाइम्स बनाएंगे, वो ऊपर रिवर्स ट्रेवल करते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, गिजर्ट से होते हुए क्रॉप में आ जाते हैं। अब क्रॉप के अंदर जो है ये डाइजेशन होती है, डाइजेशन मुकम्मल हो गई, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक हो गया, प्रोटीन भी ब्रेक हो गया, लिपिड भी ब्रेक हो गया। अब ये फूड जैसे गिजर्ट में उतरेगा तो गिजर्ट की जो क्यूटिकल लाइनिंग है वो टीथ की फॉर्म में, लिहाजा गिजर्ट जो है वो आपके फूड को फिजिकल ब्रेक डाउन कर देगा, यानी मैकेनिकल डाइजेशन भी हो जाएगी, जहाँ पर आपका फोरगट खत्म हो जाता है। अब गिजर्ट से कहानी आती है जी, कहाँ पे फूड आ गया जी, मिडगट के अंदर, यहाँ पर आ गया जी फूड, फूड जो है वो अब इस लाइनिंग में आ गया जी, ये जो पूरी ट्यूब है, ये वाली ट्यूब, इसको हम कह रहे होते हैं मिडगट।
ठीक है। इस मिड गट पे मैंने आपको बता दिया हिपाटिक सीकम होते हैं जी, हिपाटिक सीकम तकरीबन 8 तादाद होती है इनकी, 8 होते हैं ये। और ये आपकी इनकी जो बॉडी कैविटी होती है ना, इनका जो खून होता है जिसको हम हीमोसील कहते हैं बॉडी कैविटी को, और उस हीमोसील में इनका ब्लड होता है, उसमें ये तैर रहे होते हैं, ठीक है, ये तैर रहे होते हैं ये, और ये एंजाइम्स बनाते हैं, और उस एंजाइम्स का काम मैंने आपको बता दिया, वो एंजाइम्स ट्रैवल करके क्रॉप तक जाते हैं। इसी तरीके से ये मिडगट भी एंजाइम बनाएगा और वो ट्रैवल करके क्रॉप तक जाएंगे, क्रॉप में उसकी डाइजेशन होती है। अब जब ये फूड आपका इस कॉकरोच का ये फूड जब ये इस मिड गट से ट्रैवल होते हुए आगे हाइंड गट तक जाता है, इस दौरान यहाँ होती है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होती है। आप जानते हो, आपको बताया था आर्थ्रोपोडा के अंदर कि इनका जो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, यानी इनकी जो बॉडी का ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर नहीं होता, आर्टरीज वेन्स के अंदर नहीं होता, इनकी बॉडी कैविटी में खुला घूमता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। यानी इनका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनके ब्लड के अंदर तैर रहा है, इनकी बॉडी में ब्लड भरा हुआ है और उस ब्लड के अंदर ये डाइजेस्टिव सिस्टम तैर रहा है। हमारे साथ ये मामला नहीं होता, हमारा तो जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बॉडी कैविटी में, लेकिन उसके अराउंड ब्लड नहीं है, ठीक है, ब्लड तो किस में, ब्लड कैपिलरीज में, लेकिन इसका जो है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही इसके ब्लड होता है, इसकी बॉडी कैविटी सीलोम कहते हैं उसको फिर चूंकि इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है तो इसका हम उसको हीमोसीलोम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस में डूबा हुआ है, इसके ब्लड में डूबा हुआ है, ठीक है जी। तो अब इसके ब्लड यानी इस मिड गट के अराउंड क्या है जी, सारा इसके इर्द गिर्द क्या है जी, इसका ब्लड मौजूद है, या सारा इसका ब्लड मौजूद है, सही बात समझ में आई ना, क्योंकि ब्लड आर्टरीज में नहीं है। तो अब जब ये फूड इसका इस मिड गट से ट्रेवल होता हुआ आ रहा है, तो वो जो सिंपल डाइजेस्टिव जो सिंपल फूड होगी है ना, वो इनकी वॉल्स में से, मिड गट की वॉल्स में से निकल के इनके इस ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये आपकी मिडगट है, ठीक है, ये मिडगट है, अब ये फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, और बाहर क्या है जी, इसका ब्लड है जी, इसका ब्लड है बाहर, ब्लड है इसका जी, ठीक है, वाइट कलर का होता है। अब ये बड़ी वॉल जो होती है इसकी पतली होती है, मिडगट की वॉल बड़ी पतली सी होती है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ईजिली डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं। तो सारा जो इसने डाइजेशन किया है, अब वो डाइजेस्टेड फूड इसके ब्लड में आ गए, ठीक है। और अब इसके जो ट्रैक है उसके अंदर क्या बच जाएगा, वेस्ट मटेरियल बच जाएगा। अब वो वेस्ट मटेरियल आगे आता है जी, अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर ये मिडगट खत्म हो जाता है, यहाँ पर से स्टार्ट हो गया जी क्या, हाइंड गट, इस पॉइंट से हाइंड गट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाइंड गट के अंदर पहला पार्ट है इलियम, दूसरा है कोलॉन, तीसरा है रेक्टम, लास्ट ओपनिंग है जी एनस। अब इस इलियम, कोलॉन और रेक्टम से होता हुआ, पहले इलियम और कोलॉन, जब ये फूड, इनका फूड तो गया, डाइजेस्टिव फूड तो डिजोल्व होकर इनके ब्लड में डिजोल्व हो चुका है, अब इसके पास क्या बच रहा है जी, इस ट्रैक के अंदर वेस्ट मटेरियल, लेकिन उस वेस्ट मटेरियल में पानी भी मौजूद होता है। अभी इनके पास जो वेस्ट है ना, उस वेस्ट के अंदर पानी भी है प्लस वाटर। और ये जो कॉकरोच होते हैं ना, ये बड़े कंजर्व इलाकों में पाए जाते हैं, ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं, या यूँ कह लो कि इनके लिए पानी की किल्लत होती है, तो ये इस पानी को बचाते हैं। तो अब ये जो इलियम से जब ये गुजरेगा, वाटर डिजोल्व होगा वापस, यानी वाटर भी इस इलियम से होकर ब्लड में आ जाएगा। इसी तरह जब ये कोलॉन से गुजर रहा होगा, तब भी जो बचा बचाया पानी होगा वो डिफ्यूज होके इनके ब्लड में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कोलॉन से होते हुए रेक्टम तक आएंगे, तो अब इनका जो वेस्ट है वो सॉलिड हो जाता है, वाटर खत्म हो जाता है, वाटर कहाँ चला गया, इनके ब्लड के अंदर डिजोल्व हो गया, ठीक है। तो जब इनका फूड, जब यहाँ पर इनका ये क्रॉप में इनकी डाइजेशन हो गई थी कंप्लीट, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गई थी, अब यहाँ पर तीन चीज़ें थी, वेस्ट था और फूड मटेरियल से डाइजेस्टिव फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज वगैरह, और वाटर। जब ये मिड गट से ट्रैवल होता हुआ गया तो उसमें से ये चीज़ निकल गई, फूड निकल गई, और किस में चला गया, वो ब्लड में। और फिर जब वो इलियम और कोलॉन से होता हुआ गया तो उसमें से वाटर भी निकल गया। अब सिर्फ क्या बचता है जी, वेस्ट। ये वेस्ट इनके रेक्टम में स्टोर हो जाता है, सॉलिड वेस्ट होता है इनका, लिक्विड वेस्ट नहीं होता इनका, सॉलिड वेस्ट होता है, इसको हम लिख देते हैं सॉलिड वेस्ट, क्योंकि वाटर निकल गया है। तो वाटर चूंकि मुकम्मल तौर पर निकल गया है, तो अब इनके पास क्या बच रहा है जी, सिर्फ सॉलिड वेस्ट, वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। जब भी इनको एक्सक्रीट करना होगा तो ये रेक्टम की जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को आप कहते हो एनस, ये एनस खुलेगा और रेक्टम में से वो इस वेस्ट मटेरियल जो है उनका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दैट इज़ हाउ एनिमल, ये कॉकरोच जो है ये इसका डाइजेशन होता है। आपने देखा कि किस तरीके से इसके पास एक कंप्लीट हो गया, क्योंकि माउथ और एनस दोनों मौजूद हैं। किस तरीके से इसने अपने फूड को ब्रेक किया जी, इसके पास सलेवरी ग्लैंड के एंजाइम्स हैं,
और मिड गट के एंजाइम्स और हिपाटिक सीकम के एंजाइम्स, इन एंजाइम्स की मदद से इसने फूड को ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में ले आया। अब वो जो सिंपल फूड था वो जब मिड गट से ट्रैवल करके जा रहा होता है तो वो फूड जो है डिजोल्व हो जाता है और ब्लड में आ जाता है। फिर जब इलियम और कोलोन से जा रहा होता है तो वाटर भी निकल जाता है और सॉलिड वेस्ट जो है वो फिर रेक्टम से बाहर आ जाता है, एनस से बाहर आ जाता है। पानी बचाने वाला इलाका होता है इनके, इसलिए पानी ये बचा रहे होते हैं। तो दैट इज द एक्सक्रीज दैट इज द डाइजेशन ऑफ द कॉकरोच। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेशन। लेकिन ह्यूमन डाइजेशन को हम पढ़ेंगे तो कल ही, कल की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन जो है इसको तो हम हटाते हैं, ज़रा रुक जाए, इसको ऊपर करते हैं। हाँ, लेकिन उस ह्यूमन डाइजेशन के हवाले से थोड़ा बहुत हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं जी। ह्यूमन डाइजेशन के हवाले से थोड़ी थोड़ी मेन बातें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम उसको जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हम उसको जीआईटी भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बल्कि अक्सर जो है आपके जो सवालात आते हैं ना उसमें जीआईटी वर्ड यूज हो रहा होता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम दैट बिलोंग्स टू ह्यूमंस। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन आपको पता है जी किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, मेमेलिया। और मेमेलिया के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसको हम जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। पहली बात, इंसानों का खाना आप जानते हैं जी, इंसान ओमनीवोरस होते हैं। इंसान जो है वो गोश्त सब्जी दोनों खाते हैं, एक बात। दूसरी बात, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब्यूलर होता है कॉकरोच की तरह, यानी कि कंप्लीट। यानी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक तरफ माउथ मिलता है, दूसरी तरफ एनस मिलता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्योंकि ट्यूब्यूलर है लिहाजा इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। सारा जो फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होने वाला डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस जीआईटी के अंदर होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता। तो इसलिए इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाई जाती है। ठीक है जी। अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम तोड़ें तो इनके इसका जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक कहलाती है एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, और दूसरी चीज़ कहलाती है जी डाइजेस्टिव ग्लैंड। दो चीज़ होंगी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी जीआईटी के अंदर, एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री केनाल कहते हैं जी लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है, लॉन्ग मस्क्यूलर कॉइल्ड ट्यूब। तो इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाएंगी आपको, एक एलिमेंट्री केनाल और एक डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री केनाल क्या होती है, ऐसी लंबी सी, और कॉइल, कॉइल का मतलब होता है ऐसी घूमी फिरी, और एक लंबी सी ऐसी कॉइल और लंबी सी ट्यूब होती है। ये ऐसी काफ़ी लंबी होती है और ऐसे, ये है जी इसके एलिमेंट्री केनाल। एक ट्यूब है जी, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा माउथ, जबकि ये जो आखिरी हिस्सा है ये कहलाएगा एनस। लॉन्ग है जी, ये बहुत बड़ी होती है। मस्क्यूलर है यानी मसल्स से बनी हुई होती है, वही स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है। हम पढ़ चुके हैं, पहले भी बताया हुआ, अभी बता देता हूँ कि जो चीज़ मस्क्यूलर होती है यानी कि जो कि मसल्स से बनी हुई होती है, फिर उसमें मूवमेंट होती है। क्योंकि हम जानते हैं ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये मसल फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं, और जो मसल फाइबर्स नाम के सेल्स होते हैं इनकी एबिलिटी होती है मूव करना। ठीक है, तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपकी किससे बनी हुई है, मस्कुलर टिश्यू से। लिहाजा इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपको मूवमेंट मिलती है, इस मसल्स की वजह से आपके इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड जो है वो मूव करेगा। कॉइल का मतलब होता है जी कि आपने इसको ऐसे कॉइल है, तो कॉइलिंग नजर आ रही है ना आपको, देखिए घुमाई हुई है, कॉइलिंग हुई है, कॉइल हुई भी होती है। कॉइल का फायदा ये होता है कि आपके पास एक लंबी ट्यूब और छोटे से इलाके में जमा जाती है। अगर आपका जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटे से पेट के अंदर समाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉइलिंग। अगर इसी इसी को अब देखो ना, मैंने कॉइल किया तो मैंने छोटे से एरिया में बना दी, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूँ तो फिर ये बहुत बड़ा एरिया घेरेगी। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, कॉइल होती है, क्योंकि बहुत लंबी होती है। अल्लाह ने हमारी लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल को कॉइल करके हमारे छोटे से पेट के अंदर फिट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी जी, लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है और कॉइल होती है। ठीक है जी। अब इसमें जगह जगह पार्ट्स होंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट कहलाएगा माउथ, ये मैं आपको कल बताऊंगा। माउथ, फिर फेरेंक्स, बक्कल कैविटी होती है, फिर फेरेंक्स होता है, फिर एसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये पार्ट्स होंगे। तो हमारे पास जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जीआईटी,
एक तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ गई जी, एक लंबी मस्क्यूलर और कॉइल फॉर्म वाली ट्यूब जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या होता है, पहली बात तो जरा मैंने कहा था ना आपको ग्लैंड्स बताऊंगा मैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स ग्लैंड्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो जूस या कोई केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम बायोलॉजी की टर्म में जूस कहते हैं। सीधा सीधा आप समझ लो कोई लिक्विड बना रहे हो, ठीक है, कोई लिक्विड कोई जूस बना रहे होते हैं, बायोलॉजी में हम इसको जूस कहते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपकी आंखें ग्लैंड नहीं है क्योंकि ये कोई जूस नहीं बनाता, आपकी नाक ग्लैंड नहीं है, आपका कान ग्लैंड नहीं है क्योंकि ये कोई जूस नहीं बनाता। हाँ, आपका स्लेवरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड है, स्लेवरी के आगे क्या वर्ड लगाया हुआ हमने, ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, ग्लैंड क्यों कहा है उसको, क्योंकि वो जूस बना रहा है, सलाइवा। स्टमक आपका ग्लैंड है क्योंकि वो एक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जो जूस बनाते हैं, कोई सब्सटेंस बनाएंगे, जूस बनाते हैं। अब इन जूस के अंदर जो है इंजाइम्स पाए जाते हैं। इन जूसेस में क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है जी, वो ऑर्गन्स जो कुछ लिक्विड सब्सटेंस बनाते हैं, लिक्विड टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं जूस। और जूस क्या कंटेन करते हैं जी, जूस कंटेन्स इंजाइम्स और हार्मोन्स। दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक कहलाते हैं एक्सोक्राइन और एक कहलाते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या होते हैं, पहले एंडोक्राइन बता देता हूँ। एंडोक्राइन क्या होते हैं जी, ऐसे ग्लैंड्स को आप एंडोक्राइन कहते हो, ये ग्लैंड है, इसको मैं एंडोक्राइन कहूँगा अगर इसके साथ एक नाली भी लगी हुई हो, एक डक्ट लगी हुई होती है, एक नाली, जिसके ज़रिए इसने जो जूस बनाया है वो इस डक्ट के ज़रिए ट्रैवल करेगा। तो ऐसे ग्लैंड को जिसके अंदर उसके साथ डक्ट भी लगी हुई हो उसको आप कहते हो एंडोक्राइन। जबकि एक्सोक्राइन क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, इनके साथ कोई डक्ट नहीं होती। तो अब ये जो जूस बनाते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व कर देते हैं, खून में डिजोल्व कर देते हैं, और खून जो है फिर वो उसको लेके जाता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या है, ऐसे ऐसे ऑर्गन्स जो जूस बनाते हैं। एंड ग्लैंड्स जूस कंटेन्स आइदर इंजाइम्स या हार्मोन्स। दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं, अगर डक्ट वाला ग्लैंड है, बाकायदा नाली भी लगी हुई है उसके साथ, तो आप उसको कहोगे कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और अगर नाली नहीं लगी हुई, डायरेक्ट उसने अपना जो जूस बनाया है वो डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, तो उसको आप कहते हो एक्सोक्राइन। तो अब ये जो एंडोक्राइन जो जूस बनाते हैं ना, उनके अंदर हम कहते हैं इंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इंजाइम्स कहते हैं पाया जाता है। जबकि एक्सोक्राइन जो जूस बनाते हैं उनके अंदर हम कहते हैं हार्मोन्स पाया जाता है। तो यहाँ हमने स्पेसिफिक कर दिया जी, हार्मोन्स का मतलब होगा कि ये एक एक्सोक्राइन से निकला हुआ है, इंजाइम्स का मतलब होगा कि ये एक एंडोक्राइन से निकला हुआ है। ठीक है, बस एक ग्लैंड आपकी बॉडी में, सिर्फ एक ग्लैंड ऐसा है, एक ग्लैंड ऐसा है जो जूस तो बनाता है लेकिन उस जूस में ना इंजाइम होता है ना हार्मोन होता है। और वो कौन सा ग्लैंड है, वो है लीवर। लीवर भी आपका एक ग्लैंड माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये जूस बनाता है बाइल जूस के नाम से। एक जूस बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइल जूस। चूंकि जूस बना रहे लिहाजा इसको आप ग्लैंड कह रहे हो, लीवर को। लेकिन इस जूस में ना, बाइल जूस में ना इंजाइम होता है ना हार्मोन होता है। इसका जो काम है वो मैं अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताऊंगा, पर याद रखिएगा बाइल जूस में कोई इंजाइम से हार्मोन नहीं होता। तो ये वाहिद एक ऑर्गन है जो जूस बना रहा है, इसीलिए हमने उसको कहा है कि ये ग्लैंड है। बाकी इसके जूस में कोई इंजाइम या हार्मोन नहीं होता। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जो जूस बनाएंगे, एंड जूस कंटेन्स आइदर इंजाइम्स और हार्मोन्स। अगर डक्ट वाला ग्लैंड है तो वो हम कहेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और उसके जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं इंजाइम। जबकि बगैर डक्ट का है तो हम कहेंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और उसके जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं हार्मोन। अब यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स होंगे, वो एलिमेंट्री कैनाल से जगह जगह जुड़े हुए होंगे, जगह जगह आपको जुड़े हुए नजर आएंगे जी। एक होता है लीवर, एक होता है पेंक्रियास, एक होता है स्लाइवरी ग्लैंड, और एक होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है जी, ये सारे ग्लैंड्स और इन सब की डिटेल अब इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का मेजर बातें हमने पढ़ ली। अब हम बाकायदा कल जो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सारे वही प्रोसेस होंगे, इंजेक्शन, डाइजेशन वगैरह सब, और आपके उसमें ग्लैंड्स भी आ जाएंगे। आपका फूड जो है वो ट्रैवल करके एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा होगा, जगह जगह ग्लैंड्स आते जाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और